नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनता को एक साथ कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी BHU में बने सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस ट्रॉमा सेंटर में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जा सकेगी। इस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी में कुछ सड़क परियोजनाओं और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की आधारशिला रखेंगे। एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस दौरे को लेकर काफी तैयारियां की हैं। कई मंत्री और आला नेता यहां हो रही तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने BHU ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत की गई है। ट्रॉमा सेंटर में 334 बेड, 14 हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर समेत कई अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध रहेंगी। यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर तैनात होंगे। वहीं 50 बेड का स्पेशल ICU बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। वहीं 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस योजना में एक बार फिर तेजी आई है। अटल जी का सपना था कि BHU में एक ट्रॉमा सेंटर बने। इस सेंटर से यूपी, बिहार और झारखंड के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। खास बात यह है कि ट्रॉमा सेंटर में मोबाइल एम्बुलेंस होंगे, जो सोशल नेटवर्किंग साइट से भी जुड़े रहेंगे। सोशल नेटवर्किंग पर मरीज की कंडीशन पता चलने के बाद एम्बुलेंस को तत्काल वहां भेजा जाएगा। इसके साथ ही फर्स्ट एड की भी जानकारी दी जाएगी। वहीं ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए फाउंटेन पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा रॉक गार्डन की भी प्लानिंग है। BHU अस्पताल में भविष्य में अंडरग्राउंड रोड बनाने की योजना भी है। प्रधानमंत्री मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए कुल 6 गेट बनाए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल DLW मैदान में बारिश के मौसम के मद्देनजर वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 18 कंपनी CRPF PSC वाराणसी पहुँच गयी है। आसपास के जिलों में 37 अफसरों को PM के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लगाया गया है। पीएम मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पर 3:10 पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से DLW में बनाए गए हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद वहां से BHU में बने ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी DLW पहुंचेंगे और वहां आयोजित रैली करेंगे। बनारस जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज ही तीसरी बार हजारीबाग जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान के इरादे से प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड में भारतीय कृषि शोध संस्थान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे। ये संस्थान हजारीबाग जिले के बरही इलाके में स्थापित किया जाएगा। संस्थान में PG और डॉक्टर की उपाधि के लिए पढ़ाई होगी। पीएम के कार्यक्रम को लेकर शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल भी रखा गया था। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बिहार, झारखंड के लोगों को कार्यक्रम में आने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी आज ही आकाशवाणी पर एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। ये 9वां मौका होगा जब वो जनता से अपने मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अंतिम बार वो इस कार्यक्रम में 30 मई को लोगों से मुखातिब हुए थे। इसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन और बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों के बारे में विचार व्यक्त किए थे। इसके अलावा किसान चैनल के बारे में भी बात की थी। ललित मोदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी चुप्पी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें कम से कम अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने मौन व्रत को तोड़ना चाहिए। मोदी आज मन की बात में देश को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मन की बात को मौन की बात कहा नहीं जा सकता। ये चुप्पी मौन व्रत से भी बदतर होती जा रही है। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि संभवतः मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम में इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ललित मोदी कांड में घिरी बीजेपी को शनिवार को पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इशारों में संदेश दे डाला। आडवाणी ने 1990 के हवाला कांड में अपने इस्तीफे पर महिला नेताओं को राजनीतिक शुचिता की नसीहत दे डाली। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, पर कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त जीवन बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती है। आडवाणी से पूछा गया था कि क्या हवाला कांड में नाम आने के बाद तुरंत इस्तीफा देने का उन्हें मलाल है। इस पर उनका जवाब था, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्वसनीयता जरूरी है। वाजपेयी के ना चाहते हुए मैंने इस्तीफा दिया था। IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की कथित चिट्ठी के बाद फिक्सिंग मामला फिर उठ खड़ा हुआ है। ललित मोदी की कथित चिट्ठी में भारतीय क्रिकेट के 2 बड़े खिलाड़ी सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो पर फिक्सिंग का शक जताया गया है। ये कथित चिट्ठी 2013 की है, जो ललित मोदी ने ICC के CEO डेविड रिचर्डसन को लिखी थी। कथित चिट्ठी में ये इशारा भी किया गया है कि फिक्सिंग के बदले उन्हें 20 करोड़ कैश या इस कीमत के फ्लैट दिए गए। इसके अलावा श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और राज कुंद्रा का नाम भी लिया गया और ये कहा कि इन सब की रियल एस्टेट टाइकून और बुकी बाबा दीवान से करीबी दोस्ती है। हम आपको बता दें कि IBN 7 इस कथित चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हम आपको सिर्फ वो बात बता रहे हैं जो इस कथित चिट्ठी में दावा किया गया है।
आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। दरअसल एक शख्स ने ललित मोदी से ट्वीट कर पूछा था कि आप मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी करते हैं, हमारे पीएम के पीछे भी मीडिया पड़ी है, आप उन्हें क्या सलाह देंगे। तब ललित मोदी ने रीट्वीट किया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत समझदार हैं, उन्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है। जब वो बैटिंग करते हैं तो बॉल पार्क के बाहर चली जाती है। ललित मोदी कांड की आंच अब आम आदमी पार्टी तक पहुंचती नजर आ रही है। ललित मोदी ने ट्वीट कर राहुल मेहरा पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने आईपीएल में फूड एंड बेवरेज के राइट्स मांगे थे। बता दें कि राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का चेहरा है। राहुल ने ललित मोदी को ईमेल लिखने की बात मानी है। राहुल के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ये ईमेल लिखा था। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राहुल मेहरा से किनारा कर लिया है। कुमार विश्वास का कहना है कि मेहरा पार्टी में किसी पद पर नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की लड़ाई को केजरीवाल सरकार अब दिल्ली हाईकोर्ट ले गई है। केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में अलग से याचिका दाखिल की है। सरकार का कहना है कि एसीबी में एमके मीणा की नियुक्ति बतौर एसीबी चीफ पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसे पद का कोई प्रावधान नहीं है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। इस बीच आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से उसने सीएनजी फिटनेस घोटाले का मामला जोर शोर से उठाया, तभी से एसीबी में एलजी की ओर से साजिश की जा रही है। पार्टी के मुताबिक मीणा की नियुक्ति के बाद से एसीबी में अब तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। पार्टी का दावा है कि मीणा खुद कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की लड़ाई के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि केजरीवाल सरकार हर दिन नए ढोंग कर रही है और रोज कोई न कोई तमाशा खड़ा हो रहा है। उधर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है। उसके मुताबिक लोगों ने 67 विधायक इसलिए नहीं चुने थे कि वो अपनी लड़ाई में विकास को भूल जाए। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वसुंधरा राजे बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मिले बगैर जयपुर लौट गईं। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि ललित मोदी के साथ अपने संबंधों को लेकर विवादों में घिरी वसुंधरा राजे शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपना पक्ष रख सकती हैं। राजे सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली पहुंची थी और करीब 4 घंटे बाद जयपुर वापस चली गयी। बता दें कि बीजेपी पहले ही इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार उनके खिलाफ नए नए आरोप लगा रहा है। केदारनाथ में शनिवार को एक बार फिर सैकड़ों लोगों की जान सांसत में पड़ गई। हुआ यूं कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अचानक पानी और मलबे का सैलाब आ गया। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां एक तरफ खड़ी पहाड़ी थी तो दूसरी ओर कई 100 फीट गहरी खाई में बह रही मंदाकिनी नदी। वो तो गनीमत रही कि मौके पर मौजूद एसडीआरएफ टीम के सदस्यों ने जान जोखिम में डालकर पानी और पत्थरों के बीच से श्रद्धालुओं को निकाला। हम आपको बता दें कि कई घंटे तक चले इस रेस्क्यू अभियान के बाद सैकड़ों लोगों को बचाया गया। ये हालात तब हैं जबकि केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे सूबे के आला अधिकारियों को पता है कि इस मौसम में जरा सी बारिश ही केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर अपना कहर बरपा सकती है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं को किसी सुरक्षित स्थान पर रोके जाने की जगह उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है। बचाव का ये वीडियो इस बात का गवाह है कि अगर केदारनाथ मार्ग पर एसडीआरएफ की टीम न होती तो एक बार फिर कितने ही लोग मौत के मुंह में समा जाते। उधर उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में सेना के भी जवान लगे हुए हैं। आईटीबीपी के जवानों ने हेमकुंड के पास घांगरिया में फंसे करीब 1000 तीर्थयात्रियों को बाहर निकाल लिया है। बीआरओ, स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ के अलावा कई टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। इस बीच सोनप्रयाग नदी पर पुल की जगह एक अस्थायी पुल बना दिया गया है, जिसके सहारे उस पार फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। 2 दिनों से जारी भारी बारिश से उत्तराखंड के केदारनाथ में 15,000 लोगों के फंसने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये सभी केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। बारिश के कारण बाढ़ में फंसे 9,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। राज्य सरकार ने केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि श्रद्धालु आपदा के डर से यात्रा बीच में न छोड़े। वहीं मानसरोवर यात्रियों के चौथे जत्थे को धारचूला बेस कैंप पर रोक दिया गया है। बारिश थमने के बावजूद अभी भी उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल में अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा उफान पर है। उधर कुमाऊं में शारदा, सरयू, गोमती और काली नदी के जलस्तर में अभी कोई खास कमी नहीं आई है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद जताई है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही 30 जून के बाद बादल एक बार फिर सक्रिय होंगे। पिछले 48 घंटों में हुई बारिश से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। केरल के कोटमंगलम में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते बच्चों को ले जा रही एक स्कूली बस पर पेड़ गिरने से 5 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। कोटमंगलम विद्या विकास स्कूल की इस बस में 25 बच्चे सवार थे, जिनमें से 3 बच्चे ही सकुशल बाहर निकल सके, जबकि बाकी बच्चे घायल हुए हैं। इस घटना के बाद केरल के सीएम ने हादसे में मरने वाले सभी बच्चों के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। हादसे के वक्त बच्चे स्कूल बस में सवार थे और घर वापस लौट रहे थे। तभी बारिश और आंधी की वजह से 2 पेड़ गिर गए, जिनमें से एक पेड़ स्कूल बस पर आ गिरा।
मुंबई के दगड़ी चौल में देर रात भीषण आग लग गई। 8 दमकल की गाड़ियां और 8 वाटर टैंकरों की मदद से आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बिहार में जेडीयू के गिरफ्तार बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। अनंत सिंह के खिलाफ अब ईडी भी जांच करेगा। प्रवर्तन निदेशालय इस बात का पता लगाएगी कि आखिर अनंत सिंह ने कैसे इतनी बड़ी संपत्ति जमा कर ली। इस मसले पर ईडी की तरफ से एक चिट्ठी जोनल आईजी पटना को भेजी जा चुकी है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए आईजी ने पटना एसएसपी को निर्देश दिया है। चिट्ठी में ईडी ने अनंत सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ अब तक पटना और दूसरे जिलों में दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी है। यूपी में गोपाल जी कंपनी के दूध और पनीर का सैंपल फेल हुए हैं। रामपुर में दूध का सैंपल और बुलंदशहर से पनीर का सैंपल फेल हुआ है। बुलंदशहर में गोपाल जी के आउटलेट से पनीर का नमूना लिया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर ने बताया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने केस चलाने की अनुमति दे दी है। गोपाल जी पनीर का 8 मार्च 2014 को लिया गया नमूना लखनऊ लैब में हुई जाँच में फेल हो गया है। इसके बाद मई 2015 को कंपनी की अपील पर नमूना रेफरल लैब कोलकाता भेजा गया। वहाँ पर भी नमूना फेल हो गया। जांच में पाया गया कि पनीर में 30% फैट है, जो कि स्टैंडर्ड से कम है। और राजस्थान के सीकर से बुर्जावाली गांव में 7 साल की बच्ची सुनीता 450 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। मासूम सुनीता कई घंटों से करीब 30 फीट नीचे बोरवेल में फंसी हुई है। पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बारिश की वजह से काम में मुश्किलें आ रही हैं। इससे पहले बोरवेल से दिन में लगातार सुनीता की रोने की आवाजें आती रहीं। जानकारी के मुताबिक सुनीता सुबह अपने खेत में खेल रही थी। उसी वक्त वो पास के एक बोरवेल में जा गिरी। अचानक पत्थर टूटा जो कि बोरवेल के ऊपर पड़ा था, जिसकी वजह से सुनीता बोरवेल में गिरी। अभी भी बोरवेल से सुनीता को निकालने का काम लगातार जारी है। दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि 4 लड़के उसे अपहरण कर नोएडा ले गए, जहां उसके साथ बलात्कार के बाद वो उसे बेचने के फिराक में थे। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने वारदात को महज अपहरण की धाराओं में दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। हालांकि एनजीओ के दखल पर फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मामला पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके का है। 19 जून को 17 साल की नाबालिग लड़की अपने फेसबुक से बने एक दोस्त के बुलावे पर उससे मिलने अक्षरधाम के पास गई थी। आरोप है कि पानी में बेहोशी की दवा देकर वारदात को अंजाम दिया गया। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त को देश छोड़ना होगा। उनकी पत्नी पर एक कर्मचारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। हाई कमिश्नर रवि थापर को औपचारिक तौर पर बुला लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि जिस कर्मचारी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है वो मई में ही भारत वापस चला गया था। माना जा रहा है कि पीड़ित एक शेफ था। वेलिंगटन में राजनयिक के आवास से एक रात वो 20 किलोमीटर पैदल चला गया, जहां उसे परेशान स्थिति में देखा गया। उसे पुलिस थाना ले जाया गया और उसके बाद उसने कई रातें वेलिंगटन रैन बसेरे में गुजारी। उसने आरोप लगाया कि उसे गुलाम बनाकर रखा गया और शर्मिला ने उसे प्रताड़ित किया। हालांकि थापर ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो अपनी मां की देखरेख के लिए भारत लौट रहे हैं। नेटवर्क 18 के चैनल ईटीवी ने अपने सफल 20 साल का शानदार सफर पूरा कर लिया है। ईटीवी के 20 साल पूरा होने पर रामोजी फिल्म सिटी में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव सहित कई राजनीतिक शख्सियत और जानी मानी फिल्मी हस्तियां मौजूद रहीं। वहीं ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा ने ईटीवी के सफलतापूर्वक 20 साल पूरा करने पर बधाई दी और कहा कि ईटीवी ने अपना ये मुकाम कड़ी मेहनत और लगन के जरिए पाया है। और अभी वक्त एक ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं ताइवान से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। ताइवान के एक वाटर पार्क में ऐसी भीषण आग लगी है कि 200 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। पानी में मस्ती कर रहे लोगों के बीच अचानक आग लगने से हड़कंप मच गई और ये पूरा हादसा कैमरे में कैद है। हॉकी वर्ल्ड लीग में पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम का अगला मैच वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत फिलहाल अपने पूल में टॉप पर है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी की वजह से रोक दिया गया। उस समय पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 171 रन बना चुका था। पाक अभी भी श्रीलंका की पहली पारी में 6 रन पीछे है। ताइवान में एक वाटर पार्क में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। पानी में खेलते लोग अचानक आग की चपेट में आ गए और आग के लपटों के बीच से जान बचाने के लिए भागे। कुवैत ने शुक्रवार को मस्जिद पर हुए आतंकी हमले के बाद अपने तेल भंडारों के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। बता दें कि शुक्रवार को मस्जिद में हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 227 लोग घायल हुए थे।
बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व इलाके में जमीन धंसने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांव भी पानी में डूब गए। चीन के प्रमुख शहर शंघाई में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। प्रदर्शनकारी इलाके में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री लगाए जाने के विरोध में उतरे थे। उनका कहना है कि फैक्ट्री लगाए जाने के बाद इलाके में प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। सुपरस्टार ऋतिक रोशन के सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। अपने प्रशंसकों की संख्या बढ़ने पर वो काफी खुश हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों को इसका धन्यवाद किया। अभिषेक बच्चन और आसिन की मुख्य भूमिकाओं वाली ऑल इज वेल फिल्म 21 अगस्त को रिलीज होगी। अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म का पहला लुक जारी किया है। इस पोस्टर में अभिषेक राजमार्ग पर एक साइन बोर्ड के पास खड़े दिख रहे हैं। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म शानदार इस साल 22 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक विकास बहल हैं, जो इससे पहले सुपरहिट फिल्म क्वीन का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म में शाहिद के पिता पंकज कपूर भी काम कर रहे हैं। डांस रियलिटी शो नच बलिए 7 की जोड़ी उपेन पटेल और करिश्मा तन्ना ने साथ में एक फिल्म साइन की है। इस फिल्म का निर्देशन एक चीनी निर्देशक एड यू करेंगे।